हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया हो गए। तो अभी बहुत समय से मैं YouTube पे अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो आज से कुछ समस्या हमारे पास आ गई थी। तो आज से वापस मैं अपनी YouTube की केमिस्ट्री की सीरीज वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा उपसहसंयोजक यौगिक। अभी तक की जो सीरीज थी, इसके बाद से अब आपको कंटिन्यू रेगुलर मिलती रहेगी केमिस्ट्री के टॉपिक। और आज अपन इसमें पढ़ेंगे गाइस उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक जो चैप्टर है वो आपका एमपी बोर्ड टॉपिक में कितने मार्क्स का आ रहा है? 6 मार्क्स का। यहाँ से अधिकतर आपकी परिभाषाएं बनती है या फिर बन सकता है यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन। आईयूपीएससी नाम पक्का है, यहाँ से आना है तो आपको इस बार आईयूपीएससी सीखना पड़ेगा। किसके? उपसहसंयोजक यौगिक के। आसान तरीके से अपन उपसहसंयोजक यौगिक को खत्म भी कर लेंगे और बेसिक से आपको पूरा पढ़ाऊंगा, तो आपको बहुत सी चीजें धीरे धीरे क्या होती रहेगी, क्लियर होती रहेगी। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कौन से टॉपिक को? उपसहसंयोजक यौगिक को। देखो, उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में पढ़ना है तो पहले अपन सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक क्या होते हैं? जब दो लवण आपस में क्रिया कर या आपस में क्रिया करने के बाद जल के साथ क्रिया करके जो भी यौगिक का निर्माण करेंगे वो यौगिक कौन से यौगिक कहलाएंगे? योगात्मक यौगिक। जो दो लवण आपस में क्रिया करके जिस भी यौगिक का निर्माण करते हैं, वह यौगिक योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। वह यौगिक योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। दो लवण आपस में क्रिया करके या दो यौगिक आपस में क्रिया करके जिस भी यौगिक का निर्माण करेंगे उसे कौन सा यौगिक बोलेंगे? योगात्मक यौगिक। एग्जाम्पल ले तो मैंने लिया पोटेशियम सल्फेट प्लस मैंने लिया क्रोमियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट प्लस क्रोमियम सल्फेट, और इनकी क्रिया किससे करवा दी? जल के साथ। तो एक यौगिक का निर्माण होगा और ये यौगिक क्या होगा? सभी का जोड़। सभी का जोड़ मतलब K2SO4 डॉट Cr2SO4 कितने? 3 और 24H2O। तो ये यौगिक अपने लिए कौन सा यौगिक कहलाया? योगात्मक यौगिक। और इसे बोलते हैं क्रोम एलम। तो बात क्लियर हो गई होगी गाइस। दो या दो से अधिक यौगिक आपस में क्रिया करके जिस भी यौगिक का निर्माण करेंगे वह यौगिक कौन सा यौगिक कहलाएगा? योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द्विक लवण या इसे बोलते हैं इंग्लिश में डबल सॉल्ट। और एक होता है संकुल लवण या इसे ही बोलते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। द्विक लवण और संकुल लवण को ही कौन सा यौगिक बोलते हैं? उपसहसंयोजित यौगिक और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो अपन को इनके बारे में पढ़ना है। द्विक लवण क्या होता है और संकुल लवण क्या होता है? यहाँ पर आपका एक डिफरेंट आता है। द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर बताइए, या फिर द्विक लवण और संकुल लवण की परिभाषित कीजिए। संकुल लवण, इसको देखो क्या होता है। द्विक लवण को समझाने के लिए क्या बोल सकते हैं इसको, कि यह जलीय विलयन में अपना अस्तित्व खो देते हैं।
ठोस विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और जलीय विलयन में अपना अस्तित्व खो देते हैं, या जलीय विलयन में यह पूरी तरीके से आयनों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। तो ऐसे विलयन कौन से विलयन कहलाते हैं, द्विक लवण। यह ठोस विलयन और जलीय विलयन दोनों में अपना अस्तित्व को बनाए रखते हैं। मैंने क्या बोला, केवल ठोस में अस्तित्व बनाएंगे, जल में या जलीय विलयन में अस्तित्व क्या कर देंगे, खो देंगे, अस्तित्व खो देते हैं। समझ में बात आ रही है। इधर ठोस तथा जलीय विलयन दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ठोस तथा जलीय विलयन दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया MgCl2, KCl और लिया 6H2। यदि आपको कभी पहचानना है कि द्विक लवण किसको बोलेंगे और संकुल लवण किसको बोलेंगे, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर दिखे तो वह लवण कौन सा रहेगा, संकुल लवण, और बड़ा ब्रैकेट ही नहीं दिखे तो वह लवण कौन सा रहेगा, द्विक लवण। जैसे यहाँ पर देखिए तो कोई ब्रैकेट का काम ही नहीं हुआ है, और यहाँ पर संकुल लवण का एग्जांपल लो तो K4FeCl6, बड़ा ब्रैकेट है यहाँ पर, तो यह लवण कौन सा लवण कहलाएगा, संकुल। और कोई बड़े ब्रैकेट का यूज नहीं हुआ है तो वह लवण कौन सा लवण कहलाएगा, द्विक लवण। द्विक लवण जलीय विलयन में पूरी तरीके से अपने आयनों में ब्रेक हो जाते हैं। आयनों में ब्रेक मतलब K क्या हो जाएगा, अलग, Cl क्या हो जाएगा, अलग, Mg का में हो जाएगा, Mg2+ में, Cl का में हो जाएगा 2- में, और बाहर कौन हो जाएगा, 6H2। संकुल लवण बोले तो पूरी तरीके से आयनों में नहीं टूटते हैं, मतलब अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं। जैसे कभी बोलूं तो K में प्लस में, और ये बड़े कोष्ठक वाला पूरा का पूरा में रहेगा माइनस में। पूरी तरीके से यह आयनों में ब्रेक होने वाला नहीं है। समझ में बात आ रही है। जैसे एग्जांपल और लिखूं तो मैंने लिखा, आपका एक एग्जांपल लिखा, और कभी देखो तो अपन लिख सकते हैं गाइस, मान लो मैंने लिख दिया Cu NH3 6 क्लोरीन 2। यहां पर कभी बोलूं तो ये लवण कौन सा लवण कहलाएगा, संकुल लवण, क्योंकि बड़े ब्रैकेट के अंदर भी और बाहर भी। ये कभी बोलूं तो आयनों का परीक्षण पूरी तरीके से देने वाला नहीं है। आयनों का परीक्षण पूरी तरीके से देने वाला नहीं है, मतलब क्लोरीन सिर्फ अलग होगा और ये क्या होगा, अलग होगा, इससे ज्यादा अलग होने वाला नहीं है। समझ में बात आ गई गाइस। तो द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर कभी बोलना है तो द्विक लवण ठोस अवस्था में केवल अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, जलीय विलयन में अपना अस्तित्व नहीं बनाते। संकुल लवण में क्या बोलोगे, यह ठोस एवं जलीय विलयन दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। यह पूरे आयनों का परीक्षण देते हैं, यह पूरे तरीके से आयनों का परीक्षण नहीं देते। पूरी तरीके से आप देख सकते हो ऐसे, पर इसमें कौन अलग हो रहा है, क्लोरीन अलग और ये अलग हो जाता है। तीसरी बात कभी बात करें तो तीसरी बात ये होगी इसमें कि इसमें जो बंध बनता है वो बंध होता है आयनिक बंध, और इसमें जो बंध होता है वो होता है उपसहसंयोजक बंध भी होता है, और साथ में आयनिक बंध भी इसमें बनाया जाता है। तो तीन अंतर, और इसके साथ इसके क्या लिख देना, उदाहरण लिख देना। ये भी द्विक लवण का उदाहरण हो जाएगा, ये भी द्विक लवण का उदाहरण हो जाएगा, ये संकुल लवण का उदाहरण हो जाएगा, ये भी संकुल लवण का उदाहरण हो जाएगा। समझ में बात आ रही है। इसके अलावा अपन अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा या उपसहसंयोजक यौगिक को स्टार्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टार्टिंग डेफिनेशन हो, जिससे ही अपन आगे इस टॉपिक को और समझ सकते हैं। तो अब अपन बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अपन समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसमें परिभाषा है। ये परिभाषा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरी परिभाषा क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। ये कुछ उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल के क्या है, उदाहरण है। देखो क्या होता है, इसमें बड़े ब्रैकेट रहता है, यहाँ पर सभी देखिए तो आप देखो बड़े ब्रैकेट में के अंदर सब चीजें हैं। बाहर की ओर भी कुछ चीजें रहती है, ये रहे बाहर के, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर क्लोरीन 3 है।
तो सबसे पहले तो अपन इसकी बातें पढ़ते हैं। जैसे अंदर वाला पूरा का पूरा कहलाता है संकुल। क्या कहलाता है? संकुल। और बाहर वाला जो भी है देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर बाहर कौन है? पोटेशियम है। पोटेशियम पर क्या रहने वाला है? चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो ये पूरे के पूरे संकुल पर क्या होगा? माइनस चार्ज। तो पहली बात पूछूं कि संकुल कैसा है, तो कैसा बता दोगे? ऋणावेशित है। संकुल कैसा है? ऋणावेशित। यहां पर कभी देखूं तो ये क्लोरीन काय में होता है? माइनस में होता है। क्लोरीन काय में होता है? माइनस में। तो ये पूरा का पूरा काय में होगा? प्लस में। तो यहाँ पर कभी बोलूं कि पूरा का पूरा संकुल कैसा है? धनावेशित है। तो आप क्या बोल दोगे? धनावेशित संकुल। धनावेशित संकुल। यहाँ पर बोलूं, आप देखो बच्चों, यहाँ पर क्लोरीन उधर है, माइनस में है, तो ये पूरा का पूरा काय में होगा? प्लस में। तो यहाँ पर भी संकुल की बात करूँ तो कैसा होगा? धनावेशित। संकुल कैसा है? धनावेशित। कभी बाहर वाला उधर की तरफ लिखा है तो वो ऋण आवेशित होता है, तो पूरा का पूरा संकुल कैसा? धनावेशित। और बाहर वाला संकुल के पहले लिखा है तो वो पहले वाला धनावेशित होता है, तो पूरा का पूरा संकुल कैसा हो जाएगा? ऋण आवेशित। यहाँ पर देखते हैं, ये इधर लिखा है, इधर है मतलब ऋण आवेशित है, तो ये पूरा का पूरा काय में होगा? धनावेशित। तो संकुल कैसा होगा? धनावेशित। बात समझ में आ रही है? पहले तो आपको सिर्फ पहचानना है कि संकुल कैसा है। बाहर कुछ लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा है, मतलब इस पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? शून्य होगा। मतलब जो संकुल है वो कैसा संकुल है? उदासीन संकुल है। यहाँ पर बात करूँ तो कुछ लिखा है क्या? बाहर की तरफ कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये संकुल भी कैसा संकुल है? उदासीन संकुल। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इनमें उपस्थित कौन कौन क्या कहलाता है। संकुल में दो चीजें उपस्थित होती है, केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड। केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड। तो ये रहा संकुल, और संकुल में जो पहला रहता है वो कहलाता है केंद्रीय धातु आयन। तो यहाँ पर मैं बोलूँ तो केंद्रीय धातु आयन कौन है? आयरन। ये कौन है? केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए जो भी है, यहाँ पर कौन जुड़ा है? Cn। तो ये कहलाता है लिगेंड। क्या कहलाता है गाइस? लिगेंड। संकुल के अंदर जो चीजें होती है, केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड। जो पहले रहता है वो कहलाता है केंद्रीय धातु आयन, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो लिगेंड। और ये जो लिगेंडों की संख्या है, यहाँ पर कितने लिगेंड है? 6। ये कहलाती है समन्वय संख्या। कौन सी संख्या कहलाती है? समन्वय संख्या। और बाहर की ओर का, संकुल के बाहर की ओर का क्षेत्र कहलाता है आयनन क्षेत्र। और आयनन क्षेत्र में यहाँ पर कौन है? पोटेशियम। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र? आयनन क्षेत्र। समझ रहे हो? और पूरा जो केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड को एक बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है समन्वय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? समन्वय क्षेत्र या उपसंयोजक मंडल। यहाँ पर संकुल कैसा है? धनावेशित। ये पूरा का पूरा इसकी बात करते हैं। अब ये पूरे के पूरे ब्रैकेट के अंदर ये जो पहला है CO, ये कौन है? केंद्रीय धातु आयन। कौन है गाइस? केंद्रीय धातु आयन। इसके साथ अब जो जुड़ा है सब लिगेंड है। यहाँ पर लिगेंड कौन कौन है? क्लोरीन है और NH3 है। तो यहाँ पर क्लोरीन और NH3 कौन है? लिगेंड है। लिगेंड कौन होता है? जो अपने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा केंद्रीय धातु आयन को देता है, वह क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। और कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक तरफ से दे रहा है तो उपसहसंयोजक बंध बनता है, और ऐसे यौगिक अपने लिए कौन से कहलाएंगे? उपसहसंयोजक यौगिक। तो ये रहा केंद्रीय धातु आयन, इससे जुड़े हुए परमाणु कौन है? लिगेंड। और लिगेंडों की संख्या, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, NH3 5 है, टोटल 6 है। लिगेंडों की संख्या को कौन सी संख्या बोलते हैं बेटा? समन्वय संख्या। समझ में बात आ रही है? और बाहर की ओर का क्षेत्र, बाहर की ओर कौन बैठा है? क्लोरीन बैठा है। तो बाहर की ओर का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? आयनन क्षेत्र। आयनन क्षेत्र। और बड़े ब्रैकेट के अंदर इसको रख दिया है, तो ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? समन्वय क्षेत्र, समन्वय मंडल या उपसहसंयोजक मंडल। समझ में बात आ रही है आपको? इस एग्जांपल में देखते हैं कैसा संकुल है? धनावेशित। यहाँ पर
केंद्रीय धातु कौन बनी? Pt। केंद्रीय धातु बनी Pt। अभी सिर्फ आपको पहचानना सिखा रहा हूं। केंद्रीय धातु बनी Pt। इसके साथ जुड़ा हुआ जो भी है वो कौन कहलाया? लिगेंड। लिगेंड कौन है? NH3 है। लिगेंडों की संख्या कितनी है? 6। कौन सी संख्या कहलाएगी ये? समन्वय संख्या। समन्वय संख्या। लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन को बड़े ब्रैकेट में लिख दिया। ये क्षेत्र कौन सा कहलाया? समन्वय क्षेत्र। और ये बाहर की ओर का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाया? आयनन क्षेत्र। समझ गए? समझ में बात आ रही है आपको? यहां पर देखिए तो देखो, केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन, ये कहलाया क्या? लिगेंड। लिगेंडों की संख्या कितनी है? 6। ये संख्या कौन सी कहलाई? समन्वय संख्या। इन सभी दोनों को काय में रखा? बड़े ब्रैकेट में। ये आपका कौन सा क्षेत्र कहलाया? अब इस बार मैं उपसहसंयोजन क्षेत्र लिख दे रहा हूं। बात यही है, उपसहसंयोजन क्षेत्र या मंडल। और बाहर की ओर जो भी बैठा है वो कौन सा क्षेत्र कहलाया? आयनन क्षेत्र। समझ गए आप? डेफिनेशन सब समझ गए? अब डेफिनेशन मैं बोलता हूं। सबसे पहले डेफिनेशन आती है केंद्रीय धातु आयन की। केंद्रीय धातु आयन वह होता है जो लिगेंड से दिया गए जोड़े को ग्रहण करता है। क्या कहलाता है? केंद्रीय धातु आयन। कोई सा भी एग्जांपल चाहे लिख सकते हो कि K4FeCN6 में केंद्रीय धातु Fe है। COCl में केंद्रीय धातु कौन है? CO है। इस तरीके से लिख सकते हो। फिर कौन आया? लिगेंड। लिगेंड वो होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा या अपने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसे त्याग करता है या किसे देता है? केंद्रीय धातु आयन को देता है। क्या कहलाता है? लिगेंड। इसको जोड़ों के आधार पर, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन युग्म के जोड़े अपने देगा केंद्रीय धातु आयन को, उस आधार पर बांटा गया है। तो अभी आपको मैं लिगेंड का फिर चार्ट समझाऊंगा। लिगेंड भी क्लियर? लिगेंडों से जुड़ी हुई संख्या या लिगेंडों की जो संख्या होती है वही संख्या कौन सी होती है? समन्वय संख्या कहलाती है। यहाँ पर समन्वय संख्या 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 3 और 3 6 है, यहाँ पर भी 2 और 2 4 है, यहाँ पर भी 6। तो लिगेंडों की संख्या को ही क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या। केंद्रीय धातु आयन और लिगेंडों को एक बड़े ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है और यह बड़े ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। और यह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? समन्वय क्षेत्र, समन्वय मंडल, उपसहसंयोजन क्षेत्र या उपसहसंयोजन मंडल। समझ में बात आ रही है गाइस? और इस बड़े कोष्ठक के बाहर की ओर जो भी क्षेत्र होता है वह क्षेत्र कौन सा कहलाता है? आपका आयनन क्षेत्र कहलाता है। समझ में बात आ गई गाइस? तो ये अपनी पूरी तरीके से जो जितनी भी डेफिनेशन थी सब खत्म हो चुकी है। 5 डेफिनेशन आपको मैंने बताई। एक क्लेट आएगा वो आगे बढ़ा दूंगा, पर इतनी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। आज मैं आपको और सिखाऊंगा इसमें लिगेंड का चार्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आपको लिगेंड का चार्ट याद है तो IUPAC आपके हाथ में, और लिगेंड का चार्ट आपको कभी नहीं याद है तो आपको IUPAC करने में बहुत समस्या आएगी, ऑक्सीकरण संख्या निकालने में बहुत समस्या आएगी। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है और मेन ऑक्सीकरण संख्या का भी ऑब्जेक्टिव वो पूछता है। तो अभी तो अपन IUPAC नहीं पढ़ रहे, अभी तो लिगेंड का चार्ट पढ़ रहे हैं। और लिगेंड का चार्ट कभी आपको याद रहेगा तो आप आसानी से IUPAC नाम कर सकते हो। तो बढ़ते अपन लिगेंड के चार्ट की ओर। तो बढ़ते हैं अपन लिगेंड की चार्ट की तरफ। आप भी मेरे साथ बनाते चलना, तो आपको धीरे 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 आराम से याद हो जाएगा और 1-2 बार पढ़ने से साथ ये लिगेंड का चार्ट पूरा आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो लिगेंड क्या होता है? जो केंद्रीय धातु आयन को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है? दान करता है। अब कभी एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है तो वह लिगेंड कहलाता है एक दंतु लिगेंड। वह लिगेंड जो अपना एक इलेक्ट्रॉन का युग्म किसको दान करेगा? केंद्रीय धातु आयन को, वह लिगेंड कौन सा कहलाएगा? एक दंतु लिगेंड। और एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म यदि दान करता है तो वह लिगेंड कौन सा लिगेंड कहलाता है? बहुदंतु लिगेंड।
एक के इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब एक जोड़ा देगा तो एक दंतुर, और एक से अधिक जोड़े देगा तो उसे बहुदंतुर लिगेंड कहेंगे। बहुदंतुर लिगेंड भी 3 प्रकार के होते हैं। द्विदंतुर जो कितने इलेक्ट्रॉन के जोड़े देगा, 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े देगा, उसे कौन सा लिगेंड बोलोगे, द्विदंतुर लिगेंड। जो 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़े देगा उसे कौन सा लिगेंड बोलोगे, त्रिदंतुर लिगेंड। और जो अपने 6 इलेक्ट्रॉन के जोड़े को त्यागेगा उसे कौन सा लिगेंड बोलोगे, षष्ठदंतुर लिगेंड। जो 2 त्यागेगा उसे द्विदंतुर, जो 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़े देगा उसे त्रिदंतुर, और जो 4 देगा उसे बोलेंगे षष्ठदंतुर। इसके मेन सबसे हैं आपके उदाहरण, ये हो गए द्विदंतुर के टाइप। और ये अब एक दंतुर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में आपका 3 प्रकार में पहला आता है उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड। दूसरा आता है ऋण आवेशित एक दंतुर लिगेंड, मतलब जिन पर कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेशित होगा। और तीसरा होगा आपका धनावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड। लिगेंड कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक दंतुर और बहुदंतुर। एक दंतुर जो 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देगा, बहुदंतुर मतलब जो 1 से अधिक देगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े देगा उसे द्विदंतुर, 3 देगा त्रिदंतुर, 6 देगा षष्ठदंतुर। और एक दंतुर अपने 3 होते हैं, उदासीन, धन आवेशित और ऋण आवेशित। उदासीन में आपका आता है NH3, H2O, CO, NO और pyridine। ये कौन से लिगेंड है, उदासीन। यदि NH3 दिखा, ये लिगेंड उदासीन है। याद रख लेना, यदि NH3 दिखा तो आप लिखोगे एमिनो। क्या लिखोगे, एमिनो। IUPAC नामिंग करते समय NH3 दिखा तो क्या लिखेंगे, एमिनो। H2O दिखा तो अपन क्या लिख देंगे, एक्वा। CO दिखा तो अपन लिख देंगे कार्बोक्सिल। क्या लिख देंगे, कार्बोक्सिल। मेरे साथ लिखते चलना और बोलते चलना। NO दिखा तो अपन लिख देंगे नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। और C6H5N दिखा तो इसके लिए अपन लिख देंगे पिरिडीन। क्या लिख देंगे, पिरिडीन। इतनी बात समझ में आई। ये लिगेंड दिखेंगे उदासीन में कितने हैं, 5। NH3 मतलब एमिनो, H2O मतलब एक्वा, CO मतलब कार्बोक्सिल, NO मतलब नाइट्रोसिल, C6H5N मतलब पिरिडीन। अब बात करती है किसकी, ऋण आवेशित में। ऋण आवेशित में सबसे पहले तो हेलोजन को याद रख लो। हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां पर O का यूज करेंगे, फ्लोरो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक आएगा साइनाइड ग्रुप और आइसोसाइनाइड ग्रुप, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। इसे क्या लिखेंगे, फ्लोरो। IUPAC में क्या लिखेंगे, फ्लोरो। इसे क्लोरो, इसे ब्रोमो, इसे लिख देंगे आयोडो, आयोडो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। CN को लिख देंगे साइनो, NC को लिख देंगे आइसोसाइनो, आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। एक होता है आपका गाइस NO2 माइनस और NO3 माइनस। देखो NO2 मतलब होता है नाइट्राइट और NO3 मतलब होता है नाइट्रेट। तो NO2 माइनस दिखेगा तो इसको लिख देंगे नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। NO3 दिखा तो इसे लिख देंगे नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। और आपके लिए यहाँ पर एक CH3 COO माइनस होता है, एसिटेट आयन। ये दिखा तो अपन लिखेंगे एसीटेटो, एसीटेटो। OH माइनस दिखा तो हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल। याद रखना ये सभी नाम। यदि SO4 दिखा सल्फेट होता है, ये दिखा तो अपन लिखेंगे सल्फेटो, सल्फेटो। यदि CO3 दिखा कार्बोनेट होता है पर 2 माइनस होता है तो इसे लिखेंगे कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। समझ में बात आ रही है। ये सब नाम याद रखना है, प्रॉपर लिखना है। अब धन आवेशित में नियम का यूज होता है। 1 2 पढ़ रहे हैं, Br प्लस और NO प्लस। नाइट्रो नियम,
या नाइट्रोसोनियम, और इसका होगा ब्रोमोनियम। नाइट्रोनियम और ब्रोमोनियम, ये नहीं मैंने जितने ये और ये में है। तो ये चार्ट अपन को याद करना है। फिर बढ़ते हैं अपन किस पर, बहुतंतु लिगेंड पर। और बहुतंतु लिगेंड में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है EDTA। सबसे इंपॉर्टेंट EDTA, आपका क्वेश्चन आता है EDTA क्या होता है, इसकी संरचना बताइए और यह कौन सा लिगेंड होता है। तो कौन सा लिगेंड होता है, षष्ठतंतु लिगेंड होता है। मतलब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन के जोड़े से आता है, 6 इलेक्ट्रॉन के जोड़े। ये लिख के क्वेश्चन ले लीजिए, ये क्वेश्चन इस साल आएगा। EDTA कौन सा लिगेंड होता है, इसकी संरचना बताइए। तो EDTA का मतलब क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। अब इसकी संरचना देखते हैं, बहुत आसान है इसको समझना। एथिलीन का मतलब होता है बेटा 2 कार्बन, एथ का मतलब कितना कार्बन, 2 कार्बन। एमीन का मतलब होता है नाइट्रोजन को कनेक्ट करना है, और कितने एमीन, डाई, मतलब 2 कार्बन के साथ कितने नाइट्रोजन कनेक्ट कर दो, 2, एक इधर और एक इधर। एथिलीन डाइएमीन। टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट मतलब एसीटेट का मतलब तो ये रहा एसीटेट, और कितने एसीटेट, टेट्रा का मतलब 4 कनेक्ट करना है नाइट्रोजन से, तो 2 ऊपर कनेक्ट कर दो, और 2 एसीटेट आयन कहाँ कनेक्ट कर दो बेटा, नीचे की तरफ कनेक्ट कर दो। तो ये अपनी किसकी संरचना हो गई बेटा, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। पर देखो नाइट्रोजन के पास 3 बंध होना, 1 2 3, 1 2 3, ये तो कंप्लीट है। कार्बन के पास 4 होना, इस कार्बन के पास कितने बंध है, 2, इस कार्बन के पास कितने बंध है, 2, तो फिर कितने हाइड्रोजन लगा दो, 2 हाइड्रोजन लगा दो। ये हो गया अपना एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। द्वितंतुर में आता है आपका एक तो ऑक्जेलेटो। द्वितंतुर में कौन आता है, ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो होता है मतलब C2O4 ये होता है ऑक्जेलेटो। C2O4 को क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेटो। और एक होता है इसमें एथिलीन डाइमीन, एथिलीन डाइमीन। एथिलीन डाइमीन का मतलब होता है, एथिलीन मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, डाइमीन मतलब कितने नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन इधर लगा दो, एक नाइट्रोजन इधर लगा दो। इस नाइट्रोजन के पास एक बंध है, कितने बंध होना चाहिए, 3 मतलब एक बंध है तो कितने हाइड्रोजन लगाओ, 2। इसके पास भी एक बंध है मतलब 2। कार्बन के पास 4 बंध होना चाहिए, 4, यहाँ पर 2 तो है तो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ भी कितने हाइड्रोजन, 2। ये किसकी संरचना हो गई, एथिलीन डाइमीन की। अब बात किसकी आती है, त्रितंतु लिगेंड। और त्रितंतु लिगेंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, और त्रितंतु लिगेंड में एग्जांपल आता है डाइएथिलीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन। ये किसका उदाहरण है, त्रितंतु लिगेंड का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें डाइएथिलीन, एक का मतलब 2 कार्बन, और डाई का मतलब, अब कार्बन की संख्या कितनी, डाइएथिलीन 2 बार। तो देखो डाइएथिलीन मतलब ये क्या आपने बना दिया, डाइएथिलीन। ट्राइएमीन का मतलब 3 नाइट्रोजन, एमीन मतलब नाइट्रोजन, और ट्राई का मतलब 3, तो 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 1 नाइट्रोजन इनके बीच में डाल दो। ये इस तरीके से बना दो। इस नाइट्रोजन के पास एक बंध है, 2 हाइड्रोजन, एक बंध है, 2 हाइड्रोजन, 2 बंध है तो 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 2 बंध है तो 2 हाइड्रोजन, 2 बंध है तो 2 हाइड्रोजन, सभी दूर कितने कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन। ये चार्ट कभी आपको पूरा याद हो गया तो मैं गारंटी देता हूँ गाइस, IUPAC सीखने में आपको कुछ समस्या नहीं होनी। और चार्ट को 1-2 बार लिख के याद करिए, ये चार्ट ही आपको IUPAC नाम सिखाएगा। लिगेंड क्या हुआ आपको समझ में आ गया, लिगेंड क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं मैं। और इसके बाद का जो IUPAC नेम रहेगी, अब नेक्स्ट टॉपिक आपको IUPAC नेमिंग सिखाऊंगा, और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसान तरीके से आपको IUPAC नेमिंग सिखा दूंगा। तो प्लीज़ मेरा वीडियो आपको कभी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल के ये जो वीडियो है उनको शेयर करिए। और अब
आपको रेगुलर बेस पे मैं वीडियो आपको अपलोड करता चलूँगा, तो आपको तैयारी में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में ऑब्जेक्टिव भी आपको पढ़ाऊँगा, तो आपको होने वाली जो आने वाली जो फरवरी में एग्ज़ाम है उसकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन मेरी कराने की आपको गारंटी है। ओके गाइस, ठीक है, थैंक यू। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, थैंक यू।